दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने पिछले एपिसोड साइंस से सिनेमा तक में बात की थी डॉक्टर अनिल रस्तोगी के साइंस से उड़ान तक के सफ़र के बारे में। उड़ान जो कि कविता चौधरी जी का सीरियल था, उसके बाद किस तरीके से उनका सिलसिला शुरू हुआ और कितनी फिल्में की और कितने ज़्यादा सीरियल्स किए, इसके बारे में हम बिना लाग लपेट के चलिए उनसे करते हैं बात। एक्चुअली उड़ान जब मैंने यहाँ किया था उसके पहले दूरदर्शन आ गया था 1975 में, और 1975 से मैं दूरदर्शन का भी आर्टिस्ट हो गया था। जैसे 1971 मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, और दोनों जगह पर मैं विद गॉड्स ग्रेस ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। तो यहाँ पर भी सीरियल्स बनते थे, जैसे बीवी नाती वाली जो कि हिंदुस्तान का पहला बड़ा सीरियल था। उसके बाद में जहाँ चाह वहाँ रहा, दानी मोहरत ध्वज, इस तरीके से मैंने बहुत काम लखनऊ दूरदर्शन के लिए किया। लेकिन असली जो वो लोकल दूरदर्शन पे आते थे, लेकिन जो असली मुझे पहचान मिली वो मुझे पहचान मिली जब मैं बॉम्बे में मैंने डेली सोप्स करने शुरू किए। मैंने कलर्स के लिए किया, एपिक चैनल के लिए किया, स्टार भारत के लिए किया, सोनी के लिए किया, इन सब चैनल्स के लिए मैंने काम किया हुआ है। तो पहला जो सीरियल वो मैंने जो बम्बई में किया था उसका नाम था न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, जिससे मेरी बॉम्बे में एक्चुअली एंट्री हुई थी। उसकी एक क्लिपिंग दिखाता हूँ। इसके बाद जब मैं न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कर रहा था, इसी बीच मुझे श्याम बेनेगल जी के यहाँ से ऑफर मिला। वो सीरियल बना रहे थे संविधान राज्यसभा टीवी के लिए। उसमें मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नजीरुद्दीन अहमद का, जो कि इंग्लिश और संस्कृत के स्कॉलर थे, वो मुझे मिला। और उसमें मुझे लंबे लंबे मेरे डायलॉग्स थे जो कि इंग्लिश में थे। खैर थोड़ा अपनी याददाश्त से और थोड़ा प्रॉम्प्टर की मदद से मैंने उसको निभाया। उसके बाद इसी बीच मुझे बालाजी से ऑफर मिला, जो बहुत उनका पॉपुलर सीरियल रहा है, ये है मोहब्बतें। उसमें मुझे जो प्रोटोगोनिस्ट है दीपिका त्रिपाठी, उसके फादर का रोल मुझे मिल गया था। लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी 2 सीरियल्स कर रहा था और उनको महीने में 26 दिन मेरे चाहिए थे, तो मैंने उसको मना कर दिया। खैर बाद में मैंने बालाजी के लिए सीरियल किया कलश, उसकी भी मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाता हूँ। ये सीरियल भी करीब 1.25 साल 1.5 साल तक चला, और मैंने काफ़ी सीरियल किए। मैंने हम है ना DD1 के लिए किया, बेटा भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। फिर और भी सीरियल्स किए, जैसे एडवेंचर्स ऑफ हातिम, रजिया सुल्तान बहुत पॉपुलर था सीरियल उन दिनों, उसकी भी एक छोटी सी फोटो दिखाता हूँ। फिर मैंने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के मैंने कई शोज किए, क्योंकि क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया के शोज मेरे मुझे बड़े पसंद के शोज थे, क्योंकि रिपीट बहुत होते थे। तो एक क्राइम पेट्रोल की भी एक आपको क्लिपिंग दिखाता हूँ। तो इस तरीके से करके मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी पहली फिल्म जिससे रजत पटल पर आप आए और आपने सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार अपने को देखा, वो कौन सी फिल्म थी और कैसे मिली थी? मेरी पहली फिल्म थी, लखनऊ में शूट हो रही थी, ये वो मंजिल तो नहीं, जिसको नेशनल अवार्डी डायरेक्टर सुधीर मिश्रा डायरेक्ट कर रहे थे। मेरे मित्र अनूपी वर्मा उनको असिस्ट कर रहे थे, चूँकि वो मेरी थिएटर की और टेलीविज़न की, रेडियो की एक्टिविटीज़ को जानते थे। उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया। उनके साथ मुझे काम करना और अच्छा लगा, क्योंकि उनके फादर प्रोफेसर DN मिश्रा वो मेरे फ्रेंच टीचर थे। यहाँ जब मैंने फ्रेंच लखनऊ यूनिवर्सिटी से की थी, वो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फिल्म का सिलसिला चलता रहा। RD सिंह ने मरीचिका बनाई, उसके बाद में खून बहा गंगा में फिल्म यहाँ पर बनी, जिसमें अमृता सिंह और आदित्य पांचोली थे। उसके बाद में राजपाल यादव ने, जिसने 1993 में मेरा प्ले पंछी जा देखा था, तो कह रहा था मैं आपके रोल से बड़ा मुतासिर था, उसने मुझे रोल दिलवाया फिल्म मैं, मेरी पत्नी और वो में। फिर मैंने वो किया। उसके बाद में मैंने रंजीत कपूर की फिल्म चिंटू जी की, जो कि हिमाचल में शूट हो रही थी। रंजीत मेरे मित्र भी थे, उन्होंने लखनऊ से 3 एक्टर्स को लिया था, मुझे, आतमजीत सिंह को और सुदेश बंधु को। उसकी एक फोटो दिखाता हूँ चिंटू जी की। चिंटू जी में ऋषि जी से इतने अच्छे संबंध बन गए थे
कि जब मैंने उनके साथ दूसरी फिल्म मुल्क की लखनऊ में, तो बहुत प्यार से मिले। और अभी जब उनके देहांत की खबर सुनी तो नेचुरली यू कैन इमेजिन कि मेरे लिए कितना शॉकिंग था। फिर लखनऊ में ही मैंने फिल्म मोनिका की, जिसकी एक शूटिंग मुंबई में भी हुई, वो हमारे दोस्त हुसैन भटनागर डायरेक्ट कर रहे थे। और फिर मुझे बुलाया गया कॉफ़ी हाउस के लिए, जो कि सफदर हाशमी में बनी फिल्म थी। आशुतोष राणा उसमें लीड रोल कर रहे थे और साक्षी तन्वर उसमें फीमेल लीड कर रही थी। इसकी शूटिंग मेरी गाजियाबाद में हुई। तो ये मेरी इनिशियल फिल्म्स थी जो कि मैं करता रहा और अपना साइंस में रिसर्च भी करता रहा। सर, इशक ज़ादे से एक बार फिर आपने अपने दमदार अभिनय का लोहा दर्शकों को मनवा दिया था। तो इशक ज़ादे का सफ़र आपका कैसा रहा? इतना बड़ा कैरेक्टर जो आपको मिला, उसके पीछे की क्या कहानी थी? और कौन कौन सी फिल्में आपने करी जिसमें आपको मज़ा आया? जाहिर है इशक ज़ादे मेरे सेकंड मेजर वर्क्स में से है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन दिया। और इसका मैं श्रेय देता हूँ जो इसकी कास्टिंग डायरेक्टर थी, जो आज की बहुत बड़ी हीरोइन है, भूमि पेडनेकर। शी वॉज माई कास्टिंग डायरेक्टर। और जब उन्होंने मेरा पहला ऑडिशन लिया तो यूजुअली ऑडिशन के बाद छुट्टी हो जाती है। उन्होंने हमसे कहा, सर आप जरा सा रुकिएगा, मैं एक बार आपका फिर ऑडिशन लूँगा। फिर भूमि जी ने मेरे कम से कम 4 ऑडिशन लिए, तो उससे मुझे भी लगने लगा कि लगता है रोल मेरा फाइनल हो रहा है। बट आई नेवर न्यू कि मुझे इतना मेजर रोल उसमें करने को मिलेगा अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ में। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हबीब फैजल साहब का, जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प की और वो रोल मेरा बहुत इस्टेब्लिश हुआ। और ये उसी फिल्म की वजह से था। इत्तेफाक से आपको बता दूं, ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 मई को 2012 में, और 21 मई को मेरी 50वीं शादी की सालगिरह थी। तो एक और बहुत अच्छा लगा कि दोनों बड़े अचीवमेंट मेरे एक साथ हुए। इस फिल्म की वजह से फिर मुझे बॉम्बे से कॉल है। अब आप सोचिए, मैं 70 साल का ऑलरेडी था। वहाँ से एक सीरियल कलर्स पे आता था, न बोले तुम मैंने कुछ कहा, जिसकी भी मैं आपको फोटो दिखा चुका हूँ। उसकी कास्टिंग डायरेक्टर बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गई। नहीं सर, अरे मैंने कहा भाई मैं 70 साल का हूँ, इस उम्र में लोग वापस आते हैं घर और आप मुझे मुंबई बुला रही हैं। लेकिन मेरा बेटा और मेरी बहू, दे सपोर्टेड मी लॉट। उनका नहीं पापा आपको शौक है तो चलिए। मेरी बहू तो इतना मुझे हेल्प करती है कि मेरी सारी जो मैं लखनऊ से तमाम ऑडिशंस वगैरह भेजता हूँ वही सब करके भेजती है। तो इन दोनों ने मुझे प्रमोट किया और मैं फिर बॉम्बे में गया। फिर इन लोगों ने मुझे वहाँ पर फ्लैट भी ले करके दिया और फिर मैंने वहाँ पर बहुत काम किया। जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, फिल्म में मैंने वहाँ पर रह करके सुभाष कपूर जी की गुड्डू रंगीला की, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की मैंने Z+ फिल्म की, जिसमें मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री का रोल किया है। देखिए उसकी एक क्लिपिंग दिखाता हूँ। हेलो, गृह मंत्री सर। जय श्री राम। जय श्री राम ठाकुर साहब। दंगों की जांच कर रहे जज साहब के लिए हमने केंद्र सरकार से जो Z सिक्योरिटी मांगी थी, उसका क्या हुआ? हुकुम, केंद्र से अभी तक वो पाकिस्तान से बोल रहा है। आपको चिट्ठी मिली थी या फोन आया था? ललित, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में पॉलिटिक्स का मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रधानमंत्री। अच्छी रही। सर आप अभी भी स्कूटर चलाते हैं? जरा इस खादिम का आगे पीछे मालूम करो। हुकुम। वहीं रह करके फिर मुझे रागदेश, जो कि INA केस के ऊपर बनी थी राज्यसभा टीवी के लिए, तिग्मांशु धूलिया जी ने बनाई थी, उसे मुझे कैलाश नाथ काटजू का रोल करने के लिए मिला। उस समय मैंने की ज़्यादा फिल्में मैं बम्बई में रह के यूँ नहीं कर पाया, क्योंकि जो डेली सोप्स होते थे उसके बहुत बड़े कमिटमेंट रहते थे। फिर मैं अपनी फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से जब 2018 में वापस, या 17 के 18 के बीच में जब वापस लखनऊ आ गया, तो लखनऊ में मुझे थोड़ा थोड़ा काम करने को मिलने लगा। सबसे पहले मुझे बुलाया अनुभव सिन्हा जी ने, जिन्होंने फिल्म बनाई थी मुल्क। उसे मुझे ऋषि जी के दोस्त का किरदार करने को मिला। अभी उन्होंने थप्पड़ फिल्म बनाई है, जिसमें हालांकि मेरा कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन जो सीन्स उन्होंने दो मुझे दिए, लोगों ने मुझे बताया कि लोगों को पसंद आए। इवन द रोल्स आर स्टिल लाइक। फिर मैंने बाटला हाउस की जॉन अब्राहम के साथ में, उन्हीं के साथ मैंने परमाणु फिल्म की, मैंने रेड की, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किया,
तो इससे अभी मैंने एक फिल्म की है अनलिमिटेड, जिसकी अभी शूट खत्म हुई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारा काम रुका हुआ है। तो ये तमाम फिल्में मुझे बीच बीच में मिलती रही, मैं करता रहा एंड आई एम स्टिल एंजॉयिंग डूइंग दिस थिंग। अभी मेरी कुछ फिल्में इत्तेफाक से रिलीज होने को भी बाकी हैं, जिसमें एक फिल्म है गालिब, ये कश्मीर की टेररिज्म के ऊपर फिल्म है और इसमें मेरी बहू का रोल किया है दीपिका चिकालिया ने, उसमें मैंने गालिब के दादा का रोल किया है। इसी तरीके से दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं उनके ऊपर एक फिल्म बनी, मैंने उनकी मामा का रोल किया है उसमें। अभी हमारे लखनऊ के दुर्गेश जी ने फिल्म बनाई है लकीरें, वो भी रिलीज होनी है। तो इस तरीके से कई फिल्में भी रिलीज भी होनी है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि लखनऊ में रह करके भी मुझे थोड़ा काम करने को मिल रहा है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। मिश्रा जी, यहाँ तो सब कुछ वैसा है, कुछ भी नहीं बदला, यहाँ तक तो घड़ी भी वही है। अब हम भी अगर समय के साथ बदलने लगे तब तो फिर हो चुका। आयु 76 आपकी, क्योंकि इन्हें बताने दीजिए ना, सपना तो अंतर मन की आंख है। टीवी तो नहीं है? जी नहीं। मांस मछली तो नहीं खाते? जी अभी तक तो नहीं है। अब देखिए, यह लोग काहे के लिए आते हैं? मोक्ष की तलाश में। आत्मा को लगता है कि वो एक लहर है, तभी अचानक उसे महसूस होता नहीं, वो सिर्फ एक लहर नहीं तो एक समंदर है। कहिए, ये क्लिप देख करके आपको कोई फिल्म याद आई? जी हाँ, ये मेरी बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही है, बॉक्स ऑफिस से भले न रही हो। इसका नाम है मुक्ति भवन, जिसको एक बहुत ही यंग डायरेक्टर सुभाषिश भूटियानी ने डायरेक्ट किया। इसको अब तक 32 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। जापान में ये फिल्म 150 दिन तक चलती रही जापानीज में डब करके, और ये कम से कम 40 कंट्रीज में ये फिल्म रिलीज हुई है। इसमें मैंने, जैसा कि आपने देखा, मैंने मुक्ति भवन के मैनेजर का किरदार किया है। सुभाषिश भूटियानी जी इसके प्रोड्यूसर रहे हैं, और मैं अपने जो मेजर 4 वर्क्स रहे हैं, जिसमें पहले उड़ान था, दूसरा शहजादे, उसमें मैं इसको तीसरा वर्क मानता हूं कि यह भी मेरा बहुत मेजर वर्क है, जो कि बड़ा सेटिस्फाइंग है। और एक मुझे और काम बहुत अच्छा जो बड़ा सेल्फ सेटिस्फाइंग रहा, वो था रेणुका शाहने जी के साथ काम करना। उनके साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म मराठी की है, आठवण मीन्स मेमोरी। ये बेस्ड है एक डिमेंशिया पेशेंट की लाइफ के ऊपर, कैसे वो बिहेव करता है, उसका भी एक इंसर्शन आपको दिखाता हूं। बाबा, बाबा काय आराम खुर्ची ती बघा, बाहेर आहे, बाहेर या। हॅलो, हां बोल. हो का? बर बर, ओके ओके, बोलतो मी नंतर. चल बाय बाय. बाबा, तुम्ही हाक मारलीत मला आता. मी वर्षा. वर्षा, आई? बाबा, आई बाहेर गेल्यात, येतीलच एवढ्या. तुम्ही नका काळजी करू. या बरं, या बसा, या. मी आलेच. हा, चल. तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर मैंने इस एज में 4 ऐसे काम कर लिए जिससे मुझे अच्छा रिकॉग्निशन मिला, तो आई थिंक इट इज क्वाइट सेटिस्फाइंग एंड आई एम वेल। मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे कुछ ज्यादा ही दिया जो मैं डिजर्व करता था, और मैं बहुत ही संतुष्ट हूं अपने काम से। बस यही कामना करता हूं कि इसी तरीके से साल में 1-2 अच्छे काम और मिलते रहें, सो दैट आई मे एंजॉय देम। सर, आप नए एक्टर्स के लिए मिसाल हैं। आपने साइंस और सिनेमा दोनों में बराबर का बैलेंस बना के रखा। अभी बहुत सारे नए लड़के हैं, लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है कि उनको पूरी तरीके से इस फील्ड में उतर जाना चाहिए या साथ में एक करियर भी लेकर चलना चाहिए?
इसमें कोई शक नहीं कि मैंने साइंस और एक्टिंग मैंने दोनों को लगभग साथ ही साथ चलाया, लेकिन उसके लिए जाहिर है कि यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जैसे मैंने बताया कि मैं साइंस में भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता था, और जहाँ मुझसे डायरेक्टर्स जो थे वो थक जाते थे। दीना भाई मुझसे कहते थे, अरे यार अनिल तुम तो मेरा तेल निकलवा लोगे। मैं सोचा नहीं दीना भाई अभी ये सीन ठीक नहीं हुआ, अभी और रिहर्सल करते हैं। चित्रा मोहन परेशान हो जाती थी मुझसे, अरे डॉक्टर साहब बंद करिए अब कल रिहर्सल करें। मैं नहीं चित्रा, अभी ये सीन ठीक नहीं हुआ है। इसी तरीके से और भी डायरेक्टर्स मुझसे, क्योंकि मैं जब तक खुद सेटिस्फाइड। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक नाटक हम लोग बरेली करने गए थे ओरिजिनल कंपटीशन में। हमें सारे बेस्ट अवार्ड्स मिले थे, लेकिन जब हम नाटक करके लौट रहे थे तो वहां चेहरे लटके हुए थे, क्योंकि हमने अपने सेटिस्फैक्शन भर से उन नाटक को नहीं वहां पर अभिनीत किया था। तो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन आपको खुद मिलता है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं। नए बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी चूंकि हमारे लखनऊ में रह करके, खास करके जिनके कंपल्शन हैं जो कि लखनऊ के बाहर नहीं जा सकते हैं, यहाँ अभी ये डेली वेज अर्नर नहीं हो पाया है। आप रोज इससे रोजी रोटी नहीं कमा सकते हैं। तो अगर आप किसी जॉब में रह करके इसको करते हैं, लेकिन डू इट विद जुनून, जिसको मैं नशा कहता हूं, कि इसको भी ये मत सोचिए कि एक्टिंग जो है कैजुअल आर्ट है, आपने आकर के की और बस ठीक है हम तो कर लेंगे, हमें डायलॉग याद हो गए। नो, आपको उसमें डूबना पड़ेगा। अगर कोई जॉब के साथ में है तो कम से कम रोजी रोटी तो चल रही है। लेकिन हाँ, जैसे कि अब हमारे समय में तो कोई स्कूल वगैरह थे नहीं, ना एनएसडी था, ना बीएनए था, बाद में सब बने हैं। तो आजकल बहुत से बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, एनएसडी से निकल रहे हैं, बीएनए से निकल रहे हैं, जो कि इसको अपना कैरियर ऑप्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बात जरूर है कि उनमें वो डेडिकेशन भी होना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटीज भी देखना चाहिए। थिएटर भी इत्तेफाक से अब थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनल हो रहा है। लखनऊ में तो नहीं है, लेकिन बॉम्बे में बड़ा प्रोफेशनल थिएटर भी हो रहा है। तो उसमें आप अपनी लक आजमा सकते हैं। और दूसरे बहुत सारी ओपनिंग्स हैं एक्टिंग के लिए। अब आप सीरियल्स भी कर सकते हैं, फिल्म भी कर सकते हैं। आजकल बड़ी वेब सीरीज बन रही हैं। मैंने भी इत्तेफाक से वेब सीरीज की है। अभी मैंने एक वेब सीरीज की है प्रकाश झा जी के साथ, आश्रम, जो कि बड़ी सेल्फ सेटिस्फाइंग है। फिर मैंने मीरा नायर जी के साथ में एक वेब सीरीज की है, सुटेबल बॉय। निखिल अडवाणी जी ने फिर मुझे शिवराज पाटिल के रोल में यूज किया है। एक वो वेब सीरीज बना रहे हैं बॉम्बे हॉस्पिटल पे लेकर के, जो कि 2611 के एपिसोड के ऊपर बेस्ड है। तो आजकल वेब सीरीज का बड़ा चलन है। तो वेब सीरीज में भी आप काम करके आप अपना रोजी रोटी भी कमा सकते हैं और अपना एक्टिंग की जो भूख है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत सिंसियरली काम करना होगा, डूब करके काम करना होगा। जैसे हर विधा में जो डांसर है वो डांस सीखता है, म्यूजिशियन जो है वो म्यूजिक सीखता है, इंस्ट्रूमेंट सीखता है, गाना सीखता है। थिएटर में भी अब ये ट्रेनिंग जरूरी हो गई है, पर्टिकुलरली जो लोग फुल टाइम आना चाहते हैं। ट्रेनिंग करके आइए और पूरी तरीके से अपने टैलेंट को इस्तेमाल करिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके। वैसे तो हम सभी आपको जानते हैं, लेकिन शायद इतने ज़्यादा काम के बारे में हम पहले नहीं जानते थे और हमारे दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई होगी आपके इंटरव्यू को देख के। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी शख्स को जानते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है kapil.tilaheri@gmail.com और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, उन्हें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरा चैनल क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाज़त। जय हिंद।